देखिए जी, मेरी बात मानिए, गांव में कुछ नहीं रखा है। सुदेश भैया और दीदी भी तो चले गए ना। अरे कम से कम हम भी जाकर शहर में रहेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन सविता, सुदेश भैया की तो सरकारी नौकरी है ना। आप पढ़े लिखे हैं जी, और शहर में कामकाज की कोई कमी नहीं है। और वैसे भी यहाँ एक दुकान के भरोसे कब तक आप पूरा परिवार पाल लेंगे? आपको तो पहले से ही पता है ना जी, यहाँ तो दुकानदारी अब इतनी चलती नहीं है। गाँव के लोग भी कपड़े खरीदने के लिए शहर जाने लगे हैं। ये बात तो है सविता, अब दुकानदारी में भी इतना मुनाफा नहीं रह गया कि मैं अपना पूरा परिवार पाल सकूं। इसलिए तो कहती हूँ जी, चलिए ना हम भी शहर चलते हैं। लेकिन सविता, हम भी चले गए तो फिर माँ बाबूजी का क्या होगा? अरे क्या होगा जी, हम लोग समय समय पर आकर देख कर जाते रहेंगे उन्हें। और रही बात खेती बाड़ी की, वो तो माँ बाबूजी करवा ही लेते हैं ना रमेश काका से। जैसे सुदेश भैया और दीदी आते हैं ना माँ बाबूजी को साल में एक दो बार देखने, हम भी आ जाया करेंगे उन्हें देखने। और यदि आपका काम धाम अच्छा रहा शहर में तो हम माँ बाबूजी के लिए रुपए भी भिजवाते रहेंगे शहर से। तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है सविता। तो बात कीजिए ना माँ बाबूजी से। ठीक है, आज मैं बात करता हूँ। सूर्यकांत जी की दो संतान है, जिसमें बड़ा बेटा सुदेश जो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता है। ये है सूर्यकांत जी के छोटे बेटे बहू दिनेश और सविता। अब सविता भी अपनी जेठानी की तरह शहर जाकर रहना चाहती है। और अब तो दिनेश को भी लगने लगा है कि वो शहर जाकर कोई काम ढूंढ ले। दिनेश के पिताजी। हाँ सावित्री। आप रमेश भैया से कहिए जी कि हमारे जानवरों को बांधने के लिए थोड़ी अच्छी सी छत बनाए वो। क्यों सावित्री, उनके लिए तो अच्छी छत बनी है ना। अरे नहीं जी, मैं कई दिनों से खेती बाड़ी साइड गई नहीं थी, तो सोचा आज देख कर आ जाती हूँ और जानवरों को भी देख कर आ जाती हूँ। तब मैंने देखा जी, जहाँ हमारे जानवर बंधे हुए हैं वहाँ बारिश का पानी टपक रहा है। अच्छा, मैं आज ही जाता हूँ और रमेश से बनवाता हूँ नई छत। पिताजी। हाँ दिनेश बेटा, क्या बात है? पिताजी, अब हमारे कपड़े के व्यापार में कोई मुनाफा नहीं रह गया, बड़ी मुश्किल से लागत ही निकल पा रही है। हाँ बेटा, ये बात तो है, अब व्यापार में भी इतना मुनाफा नहीं रह गया। इसलिए पिताजी, मैं और सविता सोच रहे हैं कि हम भी शहर जाकर कोई नया काम शुरू कर लें। ये क्या बोल रहा है दिनेश तू? अरे क्या हमने इतना बड़ा घर हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया के लिए बनवाया है? लेकिन माँ, आप ही बताइए ना, उस दुकान के पीछे क्या मैं अपना परिवार पाल लूंगा? मेरे भी तो 2 बच्चे हैं। तो बेटा, हमारी इतनी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करो तुम। अरे खेती बाड़ी में भी बहुत मुनाफा होता है। नहीं माँ, आप तो जानती हैं, शुरू से मैंने कभी खेती बाड़ी का काम नहीं किया है, इसलिए मुझसे खेती बाड़ी के काम नहीं होते। और मम्मी जी, यहाँ कोई अच्छा स्कूल भी तो नहीं है। हम भी अपने बच्चों को दीदी के बच्चों की तरह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। वरना आप ही बताइए ना माँ जी, कल को जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो क्या वो हमसे सवाल नहीं करेंगे कि उनकी बड़ी माँ के बच्चे इतने होशियार हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े लिखे हुए हैं और वो गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? क्या ये हमारे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं है माँ जी? हाँ माँ, सविता बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन बेटा, इस उम्र में तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? कैसे अकेले रहेंगे वो इतने बड़े घर में? माँ जी, हम लोग आते जाते रहेंगे। और वैसे भी जब सुदेश भैया और दीदी गए तब भी तो आप लोग अकेले रह गए थे ना। उनके शहर जाने के 1 साल बाद ही तो मैं यहाँ आई हूँ ना माँ जी, तब तो आप अच्छे से रह रहे थे। लेकिन बेटा, सुदेश और बहू की मजबूरी थी, क्योंकि सुदेश की सरकारी नौकरी थी और उसका तबादला शहर के स्कूल में हुआ था। यही देख लीजिए ना माँ जी, आपके दोनों बेटों में कितना फर्क है। आपने बड़े भैया को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, इसलिए आज वो पढ़ लिख कर एक शिक्षक बन गए हैं। और इन्हें ही देख लीजिए, ये गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़े और आगे की कक्षाएं नहीं होने की वजह से इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है बहू, तुम लोग जा सकते हो, नहीं रोकना चाहते हम तुम्हें। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, तुम इस तरह से हमारी परवरिश पर इल्जाम मत लगाओ। हमने अपने दोनों बेटों को अच्छे से पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करे, हमारे छोटे बेटे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, इसलिए वो आगे नहीं पढ़ पाया। हाँ बहू, इसमें हमारी क्या गलती है? ठीक है माँ जी, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन अब मैं हमसे विनती करती हूँ, हमें खुशी खुशी शहर जाने दीजिए। वहाँ जाकर मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, हम लोग नहीं रोकेंगे तुम्हें, तुम लोग जा सकते हो। इस तरह से सूर्यकांत जी के छोटे बेटे बहू भी अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहर चले जाते हैं। देखिए ना जी, आप कितना गर्व करते थे पहले कि हमारे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं आएंगी, हमारी खूब सेवा करेगी, हमें अच्छे अच्छे पूरी पकवान बनाकर खिलाएगी। लेकिन क्या हुआ, आज 2 बेटे बहू होने के बावजूद हम दोनों इतने बड़े घर में अकेले रह गए। जाने दो सावित्री, तुम मत रो, हम दोनों है ना एक दूसरे का सहारा। कैसे न रहूं जी, मैं एक माँ हूँ, मैंने 2 बेटों को जन्म दिया है। तो क्या यही दिन देखने के लिए कि जब हम बूढ़े और लाचार हो जाएं, तब हमारे बेटे बहू हमें छोड़कर शहर चले जाएं अपनी सुख सुविधाओं के लिए? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो सावित्री, हमारे पास हमारी खेती बाड़ी है, हमारे जानवर हैं, हम उसी से अपना गुजारा कर लेंगे और खुशी खुशी एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और इन बीतते समय के साथ सूर्यकांत जी और सावित्री जी दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं। सावित्री। हाँ जीजी। अरे इतनी उदास क्यों बैठी है सावित्री? तो क्या करूँ जीजी, देखिए ना, हमने खुशी खुशी कितना बड़ा मकान बनवाया था कि हमारे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं आएंगी, दोनों बेटे बहू के 2-2 3-3 बच्चे होंगे, हमारा परिवार बढ़ जाएगा, पूरा घर आंगन सदस्यों से भर जाएगा। लेकिन देखिए ना जीजी, अब ये घर भूत बंगले से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। हाँ सावित्री,
बड़ा दुख होता है मुझे तुम दोनों को देखकर। अरे कितनी निर्दयी संतान है तुम्हारी। अरे कम से कम एक संतान को तो समझदार होना था। मानती हूँ सावित्री, चलो वो अभी के बच्चे हैं, गांव में नहीं रहना चाहते, लेकिन वो अपने बूढ़े माँ बाप को भी तो अपने साथ शहर में ले जाकर रख सकते हैं ना। कहा जीजी, मेरे बच्चों को किसी ने ये समझदारी दे दी होती। अब तो दिनेश के पिताजी की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। शायद उन्हें इसी बात का टेंशन होता है। उनका खाना पीना भी टूट गया है जीजी, कुछ अच्छे से खाते पीते नहीं है, और अब तो खेती बाड़ी में भी ध्यान नहीं देते वो। हाँ सावित्री, बड़ा दुख होता है मुझे। सावित्री। अरे जीजी, इन्हें क्या हो गया? ये क्यों आवाज लगा रहे हैं मुझे? चलिए ना जीजी, दिनेश के पिताजी को देख लीजिए। हाँ चल सावित्री। क्या हुआ जी? तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है सावित्री, और गले में भी खांस खांस के जलन होने लगी है। जीजी, आप अपने बेटे विनोद से कहिए ना कि वो डॉक्टर को फोन लगा दे। विनोद के पास है ना डॉक्टर का नंबर? ठीक है सावित्री, मैं अभी जाकर बताती हूँ विनोद को। आप चिंता मत कीजिए जी, अभी डॉक्टर आ जाएंगे, वो आपको दवा दे देंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। क्या हो गया काका जी आपको? देखिए ना डॉक्टर साहब, इन्हें तो आराम ही नहीं लग रहा है। देखिए काकी, मैं तो आपको सलाह दूंगा कि काका को आप शहर के बड़े अस्पताल में जाकर दिखाएं। अभी के लिए तो मैं इन्हें दवाई दे देता हूँ ताकि इनकी खांसी बंद हो जाए और ये रात भर आराम से सो पाए। ठीक है बेटा। इस तरह से डॉक्टर सावित्री जी को सलाह देकर जाते हैं कि वो सूर्यकांत जी को शहर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाएं। हम कैसे शहर में जाकर दिखा सकते हैं सावित्री? ना ही हमारे पास ज्यादा रुपए हैं और ना ही कोई साधन है, और ना ही हम इतने पढ़े लिखे हैं कि शहर के अस्पताल की लिखा पढ़ी समझ सके। हाँ जी, मैं सुदेश को फोन लगाकर बताती हूँ। ठीक है सावित्री। मैं बाहर जाकर फोन लगाती हूँ जी, यहाँ तो अच्छे से नेटवर्क भी नहीं मिलता। हेलो सुदेश बेटा। हेलो। हाँ मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे सिर्फ संडे को फोन किया करो। अब मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं रहती कि मैं कोई भी समय आपका फोन उठाते रहूं। बेटा मेरी बात तो सुन ले। हाँ जल्दी बोलो माँ, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। तेरे पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही है बेटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ माँ? आप डॉक्टर बुलाकर डॉक्टर को दिखाइए ना। अब मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं। दिखाया था बेटा, गांव के डॉक्टर से 2-3 बार दिखवा दिया है, लेकिन तेरे पिताजी को आराम ही नहीं लग रहा है, और गांव के डॉक्टर ने सलाह दी है कि हम तेरे पिताजी को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाकर दिखा दें। देखो माँ, आपको तो पता ही है मैं सरकारी नौकरी वाला हूँ, मुझे वैसे भी छुट्टी मिलती नहीं है। अरे मैं तो अपने बीवी बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। आप छोटे को फोन लगाइए ना माँ, वो तो दुकानदारी वाला है, मर्जी का मालिक है, वो आकर पापा को शहर के अस्पताल में दिखा देगा। अरे ऐसे समय में मेरे बेटे साथ नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब ऐसे बेटों का? शाम को 7 बजने लगे, दिनेश भी हमेशा चिल्लाता है कि शाम को फोन मत किया करो, लेकिन क्या करूं, बात इनकी तबीयत की है, फोन तो करना होगा मुझे। फिर सावित्री देवी थोड़ी हिम्मत करके अपने छोटे बेटे को फोन लगाती है। हेलो दिनेश बेटा। क्या है माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे शाम को फोन मत किया करो आप। एक तो वैसे ही थके हारे मैं दुकान से आता हूँ। अरे थोड़ा समय तो मुझे अपने बीवी बच्चों को भी देना है ना। बेटा मेरी बात तो सुन ले। हाँ जल्दी बोलो माँ, मुझे भूख भी लगी है। बेटा तेरे पिताजी की बहुत तबीयत खराब है, और उनकी तबीयत सुधरने की बजाय दिन ब दिन और बिगड़ते जा रही है। मैंने गांव के डॉक्टर से दिखाया है तेरे पिताजी को, लेकिन गांव के डॉक्टर का कहना है कि मैं तेरे पिताजी को शहर के बड़े अस्पताल में जाकर दिखाऊं। बेटा तू एक दिन के लिए गांव आ जा और अपने पिताजी को शहर के बड़े अस्पताल में दिखा दे बेटा। क्या माँ, जरा सोच समझ के तो बात किया कीजिए आप। बड़ी मुश्किल से तो मैं यहाँ दुकानदारी जमा पाया हूँ माँ, और फिर यदि मैं दुकान बंद करूँगा तो मेरे ग्राहक तो छूट जाएंगे। वैसे भी शहर में कितनी प्रतिस्पर्धा है माँ। आप भैया से क्यों नहीं कहती माँ? भैया तो सरकारी नौकरी वाले हैं ना, अगर वो एक दिन का आवेदन लगा देंगे तो उनकी तो तनख्वाह भी नहीं कटेगी। अब मैं अकेला बेटा तो हूँ नहीं आपका। बेटा मैंने सुदेश से भी कहा था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, कहा अभी उसे छुट्टी नहीं मिल सकती। तो मैं क्या करूँ बताइए ना माँ, मैं भी तो अपनी दुकानदारी बंद नहीं कर सकता ना। लेकिन बेटा तेरे पिताजी की तबीयत भी तो बहुत खराब है। तो आप रमेश काका के बेटे को बोलिए ना माँ, वही दिखा देगा पापा को शहर में। अभी रखता हूँ माँ, मैं मुझे भूख लगी है। हे भगवान, दो बेटे होने के बावजूद आज मैं अपने पति की ऐसी हालत को देखते हुए भी उन्हें अस्पताल तक नहीं ले जा पा रही हूँ। सावित्री। क्या हुआ जी? मुझे दवाई दे दो सावित्री, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ जी लीजिए, आप दवाई खाकर सो जाइए। दिनेश और सुदेश ने क्या कहा सावित्री, कौन आ रहा है? मेरी तो बात ही नहीं हो पाई जी, पता नहीं क्यों आज मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। बेचारी सावित्री अपने पति से झूठ कह देती है कि बेटों से बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो अपने पति को दुखी नहीं करना चाहती थी, और रात भर जागकर उसने अपने पति की देखभाल की। लेकिन सुबह होते होते सूर्यकांत जी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे सावित्री जी बहुत ज्यादा घबराने लगती है। और फिर सुबह सुबह रमेश का बेटा लक्ष्मण आता है। काकी क्या हुआ काका को? रात में दिनेश भैया का फोन आया था। हाँ बेटा, तेरे काका की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, और यहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि तेरे काका को शहर के बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। काकी लेकिन आपको पहले बताना था ना, काका की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो इन्हें पहले ही बड़े अस्पताल में ले जाकर दिखा देता। हाँ बेटा, मैं नहीं बता पाई तुझे।
ठीक है काकी, चलो मैं काका को अपने मोटरसाइकिल से शहर के अस्पताल ले जा लेता हूँ। आप एक थैले में काकी काका के कुछ कपड़े और जो भी दवाई गोली या पर्ची है वो रख लीजिए, और आप भी पीछे काका को पकड़ कर बैठ जाना। मैं अभी घर से तैयार होकर आता हूँ। ठीक है बेटा, भगवान तेरा भला करे। उठिए जी, हम लोग शहर के बड़े अस्पताल जाएंगे आपका इलाज करवाने। लेकिन सावित्री, शहर के बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए तो ज्यादा रुपयों की जरूरत होगी ना। आप क्यों चिंता करते हैं जी, मेरे पास है कुछ रुपए, और रुपए ना भी हो तो हमारे पास हमारी जमीन है, मेरे गहने जेवर है। अरे वो ऐसी स्थिति में काम ना आए तो किस काम की धन दौलत। ठीक है सावित्री। इस तरह से रमेश का बेटा सूर्यकांत जी और सावित्री जी को लेकर एक शहर के बड़े अस्पताल में जाता है। क्योंकि वो शहर का बड़ा और प्राइवेट हॉस्पिटल था, इसलिए सूर्यकांत जी का इलाज तुरंत शुरू हो जाता है। काकी आप चिंता मत कीजिए, काका को कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, अब सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा रह गया है। सूर्यकांत जी के साथ कौन है? जी मैडम, मैं हूँ। काकी, लगता है काका जी की रिपोर्ट आ गई है, मैं अभी लेकर आता हूँ, आप घबराइए मत। हाँ बेटा, जाओ लेकर आ जाओ। जिन बेटों को मैंने अपने कोख में 9 महीने रखा, जिन्हें जन्म देकर कितनी कठिन परिस्थिति में भी पाल पोस कर बड़ा किया, अरे उन बेटों को अपने पिताजी को देखने की फुर्सत नहीं है। वही रमेश भैया का बेटा जो बचपने में मेरे आंगन में खाया पिया है, उसका कर्ज आधा करने आ गया। काकी, डॉक्टर ने बताया है कि काका के पेट में एक ट्यूमर है, यदि उसे समय से ऑपरेशन करके नहीं निकाला गया तो वो कैंसर का रूप ले लेगा। हाय राम, तू ये क्या बता रहा है बेटा? मुझे तो सुनकर ही बड़ी घबराहट हो रही है। काकी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दोनों बड़े भैया शहर में रहते हैं, वो वहीं काका को ले जाकर बड़े अस्पताल में उनका ऑपरेशन करवा देंगे। मैं अभी बड़े भैया को फोन लगाता हूँ। हेलो सुदेश भैया। हाँ जल्दी बोलो लक्ष्मण, मैं स्कूल में हूँ। भैया, हमने अभी अभी शहर के अस्पताल में काका का इलाज करवाया है, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि उनके पेट में ट्यूमर है, यदि समय से ऑपरेशन करके नहीं निकाला गया तो वो कैंसर का रूप ले लेगा। और आपको तो पता है ना, यहाँ पर भी ज्यादा सुविधाएं नहीं है। भैया आप लोग काका को शहर ले जा लीजिए ना, और वहीं ले जाकर काका का अच्छे से अस्पताल में ऑपरेशन करवा दीजिए। बेटा जरा मेरी बात तो करवा दे। हेलो सुदेश बेटा, बेटा तेरे पापा की हालत बहुत खराब हो गई है बेटा, आ जा बेटा। क्या अभी नहीं आएगा तो मरने के बाद आएगा। एक बार अपने पापा को शहर ले जा बेटा, और वहीं पर ऑपरेशन करवा दे तेरे पापा का। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही गाँव आ रहा हूँ, और गाँव आकर आप लोगों को शहर ले आऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। बेटे की बात सुनकर सावित्री देवी को थोड़ी जान में जान आती है। फिर सूर्यकांत जी को लेकर वे लोग गांव वापस लौट जाते हैं। ये क्या जी, आपने माँ बाबू जी को यहाँ आने के लिए हाँ क्यों कहा? और हाँ कहने से पहले एक बार भी आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? एक तो हमारा भी किराए का मकान है, और ऊपर से बच्चों के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। जब माँ बाबू जी भी यहाँ रहने आ जाएंगे तो बच्चे कितने डिस्टर्ब होंगे, और फिर बाबूजी का इलाज भी तो करवाना पड़ेगा। अरे कहाँ से लाएंगे हम लोग इतने पैसे? अरे हमारे पास रुपए है भी तो क्या हम उनके ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर दें? आप उनके अकेले बेटे तो है नहीं। अरे तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो, कुछ दिन हम माँ बाबूजी के वहाँ रखेंगे, उसके बाद हम दिनेश के घर में भिजवा देंगे। वैसे भी तो वो इसी शहर में रहता है ना। और रही बात रुपए पैसे खर्च करने की, तो वो हम अकेले नहीं करेंगे, जो भी खर्च आएगा दिनेश और मैं दोनों बराबर कर देंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं उनको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रुकने दूंगी, क्योंकि आपके पिताजी को तो पहले से इतनी सारी बीमारी हो रखी है, और उसके बाद इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैला हुआ है कि यदि हमारे बच्चे बीमार पड़ गए तो। वैसे तुम्हारा कहना भी बिल्कुल सही है, पिताजी को इन्फेक्शन तो है। मैं तो कहती हूँ एक काम कीजिए, हमारे बाजू में जो एक पुराना सा मकान पड़ा हुआ है ना, उसी को किराए पर ले लीजिए। जब माँ बाबूजी आएंगे तो उसी घर में रहने कह देना उन्हें। लेकिन वो मकान तो पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ है, और बारिश के समय पानी भी तो टपकता होगा ना। अरे क्या हुआ, पानी ही तो टपकता है ना। क्या उनको यहाँ रखने के चक्कर में मैं अपने बच्चों को बीमार होते नहीं देख सकती? एक काम कीजिएगा, आप वो छत ठीक करवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं उस कमरे को आज ही ठीक करवा लूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी ये शर्त याद रखना आप। अब आपका ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा जी। आज आ रहा है सुदेश हम लोगों को लेने। एक बात की तो मुझे बहुत चिंता होती है सावित्री, हम चल तो रहे हैं अपने बेटे के साथ, लेकिन हमारे हाथ में तो बिल्कुल भी रुपए नहीं है, और ऑपरेशन में तो बहुत रुपयों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर मेरे ऑपरेशन का खर्चा कौन उठाएगा सावित्री? क्या दिनेश की बाबूजी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? अरे हमारे दो बेटे हैं, और दोनों बेटे अच्छे खासे रुपए कमाते हैं, वो करवाएंगे आपका इलाज। अरे याद नहीं क्या जी आपको, हमने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया है, पाई पाई जोड़ी है, कितनी मुश्किलों से उन्हें पढ़ाया है। पूरी जिंदगी खेती किसानी करने के बाद पसीना बहा के जो रुपए कमाए हैं वो सिर्फ अपने बेटों पर लगाए हैं हमने। अरे हमने अपने बेटों के लिए पानी की तरह पैसे बहाए हैं, कभी हमने अपना शौक नहीं देखा। और सुदेश की पढ़ाई के लिए तो मैंने अपने सारे जेवर भी बेच दिए थे जी। उसी का तो फल है जी कि हमारा सुदेश आज सरकारी नौकरी करता है और अच्छे खासे रुपए कमाता है। काका, सुदेश भैया आए हैं। सुन लिया ना जी आपने? देखो हमारा सुदेश आया है, अब वो आपका ऑपरेशन अच्छे अस्पताल में करवाएगा। माँ बाबूजी, जल्दी जल्दी से अपना सारा सामान बांध लीजिए, मुझे बड़ी मुश्किल से आज की ही छुट्टी मिल पाई है, हमें आज के आज शहर पहुँचना है। ठीक है बेटा। इस तरह से सुदेश अपने माता पिता को लेकर शहर आ जाता है।
लेकिन सावित्री देवी ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है कि उसके बेटे सुदेश ने उसके खुद के मकान के सामने गाड़ी नहीं रोका, बल्कि एक पुराने खंडहर से मकान के सामने गाड़ी रोका है। माँ, बाबूजी, आज से आप लोगों का कमरा है, आप लोग यहीं रहेंगे। लेकिन बेटा, ये तो तेरा घर नहीं है ना, हम लोग यहाँ क्यों रहेंगे? हाँ माँ जी, आपको तो मालूम ही है ना कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, और वैसे भी वो पूरे दिन खांसते रहते हैं और उनको इन्फेक्शन की भी तो समस्या है ना। अगर पिताजी की वजह से हम लोगों को कुछ हो गया तो हम भी बेकार में ही परेशान हो जाएंगे, इसलिए आप लोग यहाँ शांति से रहिए, यहाँ आपको सारी चीजें मैं ले आकर दे दूंगी। हाँ माँ, आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। यदि पिताजी की वजह से हम लोग भी बीमार पड़ गए तो फिर पिताजी की भी सेवा और हमारी सेवा कौन करेगा? और वैसे भी माँ, आपको यहाँ किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं होगी, और यदि आपको किसी चीज की जरूरत पड़ भी गई तो आपके पास तो फोन है ना, आप मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत ले आऊंगा। और देखिए ना, मैंने इस कमरे को कितने अच्छे से साफ करवा दिया है। यहाँ एक चारपाई लगा दी है, आपके लिए नीचे चटाई बिछा दी है, पानी का घड़ा रख दिया है, और खाना भी हम आपको समय समय पर दे जाएंगे। ठीक है बेटा, हम लोग यहीं रह लेंगे। बस रात होने लगी है, तुम्हारे पिताजी को भूख लग गई है, जरा खाना भिजवा देना। क्या माँ जी, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ 6 बजे कोई खाना नहीं खाता, रात को 10 बजे खाना खाते हैं, और मैंने तो अभी तक खाना चढ़ाया भी नहीं है। ठीक है बेटा, खाना बन जाए तो भिजवा देना। सावित्री, हमारे थैले में पार्ले बिस्किट के पैकेट रखे हुए हैं ना, वही निकाल लो, हम पानी में डुबा कर खा लेते हैं। ठीक है जी, अभी निकालती हूँ। अरे ये क्या दिनेश के पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? अरे मैं हूँ ना, मैं आपकी सेवा करूंगी। बस कुछ दिनों की तो बात है, ऑपरेशन होते तक हम लोग यहाँ रह लेते हैं, फिर तो वापस हमें अपने गाँव ही जाना है। नहीं सावित्री, ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्यकांत जी और सावित्री देवी अपने बेटे और बहू के ऐसे व्यवहार को देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके सामने मजबूरी है कि उन्हें पहले अपने पति का ऑपरेशन करवाना है। देखिए जी, मैं तो कहती हूँ आप दिनेश भैया को पहले ही फोन करके सारी बात बता दीजिए, वरना कल को ऑपरेशन होने के बाद वो पैसे के लिए आनाकानी करेंगे तो हमें ही पूरे पैसे लगाने पड़ेंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं अभी दिनेश को फोन लगाकर सारी बात बता देता हूँ। तुम भी जाओ, जल्दी से खाना बना दो पिताजी के लिए, उन्हें दवाई खानी होगी। सच में अब तो ऐसा लगने लगा जैसे गले में मेरी घंटी बंध गई हो। अरे तुम भी कमाल करती हो, वैसे भी हम लोगों के लिए तो खाना बनाना ही है ना, थोड़ा जल्दी बना दो, तुम्हारे पिताजी जल्दी खा लेंगे। हेलो दिनेश। हाँ भैया। देखो दिनेश, मैं माँ पिताजी को लेकर शहर आ गया हूँ, और पिताजी के ऑपरेशन में बहुत रुपए लगेंगे, और इतने रुपए तो मेरे पास अकेले है नहीं, इसलिए ऑपरेशन में जितने भी रुपए लगे आधा खर्चा तो तुम्हें उठाना होगा। लेकिन भैया, माँ बाबूजी ने भी तो गाँव से कुछ रुपए लाए होंगे ना अपने ऑपरेशन के लिए। यही तो समस्या है दिनेश, मैंने तो सोचा था कि गांव से माँ बाबूजी खेती बाड़ी के कुछ रुपए जोड़ कर लेकर आएंगे, लेकिन नहीं, उन्हें तो शर्म भी नहीं आती, खाली हाथ आ गए हैं वो। दादी, मीनू, रुको बेटा। ये क्या माँ, कितनी गंदी आदत है आपकी, आप ऐसे छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे। और माँ जी, आपको अंदर आने की जरूरत क्या थी? मैं तो खुद खाना बन जाता तो आपको देने आ जाती ना। बेटा, तुम्हारे बीमार पिताजी को दवाई देने से पहले खाना खिलाना होता है, और मैं तुम्हें बहुत देर से फोन कर रही थी, लेकिन तुम फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। अरे थोड़ी देर सब्र भी तो कर लेती माँ, मैं बिजी था ना, इसलिए नहीं उठा पाया तुम्हारा फोन। और बेटा, बीमार तो मैं नहीं हूँ, तुम्हारे पिताजी हैं, फिर तुम्हारे घर में आने के लिए मुझे क्यों रोक लगा रहे हो? लेकिन माँ जी, बीमार पिताजी की सेवा तो आप ही करते हैं ना, पूरे टाइम आप ही उनके पास रहते हैं। अब सोचिए, आपके द्वारा कीटाणु हमारे घर में आ गया तो? अरे नहीं नहीं, आप निकलिए हमारे घर से। जाओ माँ, खाना बन जाएगा तो मैं खुद छोड़ आऊंगा खाना। क्या हुआ सावित्री, हमारे बेटों ने कुछ कहा क्या तुम्हें? अब बेटे हमारे नहीं रहे जी, वो पराये हो गए हैं। हाँ सावित्री, वो तो मैं उन लोगों का व्यवहार देखकर वैसे ही समझ गया। अगर बेटे के दिल में आज भी अपने माँ बाप के लिए थोड़ी जगह होती ना सावित्री, तो वो उस तरह हमें अकेले रहने को नहीं छोड़ता। सावित्री, मुझे बहू बेटे का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मानता हूँ मैं बीमार हूँ, लेकिन बेबस नहीं हूँ। हाँ जी, हमने अपने जीवन में कैसे कैसे दिन देखे हैं, यहाँ तक बिना रोटी खाए भी पानी पीकर सो गए हैं हम लोग, लेकिन अब वो दिन नहीं रह गया जी, क्योंकि अब हमारे पास हमारी खुद की खेती बाड़ी है, जानवर है, गाय है, भैंस है। हाँ सावित्री, इसलिए मैं कहता हूँ चलो हम गाँव वापस चलते हैं। लेकिन जी, हम गाँव वापस चले गए तो फिर आपके ऑपरेशन का क्या होगा? माँ, पिताजी। हाँ दिनेश बेटा, कैसे हो तुम? क्या माँ, आप गांव से खाली हाथ ही शहर आ गई हैं? अरे थोड़ा बहुत पैसा तो आपको ऑपरेशन के लिए बचा के रखना था ना, एक तो हम लोगों के सर पर पहले से इतने सारे कर्जा और खर्चा है। अरे हम कैसे कैसे ऑपरेशन में इतने रुपए लगा पाएंगे? लेकिन बेटा, अब हमारे पास पैसे कहाँ से रहेंगे? खेती बाड़ी से जो भी पैसे आते हैं वो तो हर साल तुम दोनों भाई बराबर में बांट लेते हो, फिर हमारे पास कहाँ के पैसे रहेंगे? अरे जब इतने रुपए थे ही नहीं आप लोगों के पास, तो आपको शहर में इलाज कराने का ऐसा क्या सूझा? मुझे तो लगा था कि सुदेश भैया सारा खर्चा उठा लेंगे, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं कि मैं आधे पैसे दूं। अब बताइए ना, मैं कहाँ से इतने रुपए जुटा पाऊंगा? देखिए माँ, मैं तो 1 रुपए भी नहीं लगा सकता। यदि आप लोगों के पास रुपए की व्यवस्था होती है तो आप लोग ऑपरेशन करवा लो, वरना अपना देख लो। बस बेटा, इतना ही सुनना बाकी रह गया था, अब इसके आगे मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती, और नहीं चाहिए मुझे तुम दोनों भाइयों के रुपए, इसलिए तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सुनिए जी, आपके ऑपरेशन के लिए हमें अपने बेटों से फुटी खोड़ी भी लेने की जरूरत
और सुबह होते ही हम यहाँ से अपने गांव लौट जाएंगे। ठीक है सावित्री, मैं भी यही चाहता हूँ। इस तरह सावित्री देवी और सूर्यकांत जी सुबह होते ही बिना किसी को कुछ बताए अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। और जब सुबह उनका बेटा उन्हें नाश्ता देने आता है तो वो देखता है कि उनके माता पिता तो उस कमरे में है ही नहीं। अरे ये क्या, माँ पिताजी सुबह सुबह शहर के लिए निकल गए? लेकिन यहाँ माँ पिताजी का सामान भी तो नहीं है। फोन लगाकर पूछता हूँ। हेलो, क्या माँ, आप सुबह सुबह ही पिताजी को लेकर शहर पर निकल गए? अरे ये गांव नहीं शहर है, शहरों में ऐसे कहीं भी नहीं निकल जाते माँ। बेटा, हम तुझे बताना जरूरी नहीं समझते कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये क्या माँ, आपका मतलब क्या है? मैं अपने पति के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करने जा रही हूँ। मुझे तुम जैसे नालायकों से अब एक फुटी कौड़ी भी नहीं लेना है। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहती हूँ, मैं अपने पति का ऑपरेशन खुद ही करवा लूंगी। बहुत इंतजार कर लिया मैंने तुम लोगों का, तुम सबका व्यवहार मैंने बहुत देख लिया। अरे तुम जैसे नालायकों के लिए मैंने रुपए पानी की तरह बहाए थे। इतना अकड़िए मत माँ, मैं भी देखता हूँ आप कहाँ से रुपयों का इंतजाम करते हैं। ठीक है, जाइए, कम से कम हमारी जान तो छूटी। काकी, आप लोगों ने काका का ऑपरेशन भी नहीं करवाया और गाँव वापस आ गए। बेटा लक्ष्मण, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हाँ काकी, बोलिए ना। मुझे अपनी कुछ जमीन बेचना है बेटा। लेकिन क्यों काकी? तेरे काका का ऑपरेशन करवाना है बेटा। लेकिन दोनों बड़े भैया तो अच्छे खासे रुपए कमाते हैं ना काकी, बाद में ये जमीन उनके बाल बच्चों के काम आएगी। हाँ बेटा, यही सोचकर तो आज तक हमने जमीन नहीं बेचा। लेकिन ऐसे नालायक औलादों के लिए मुझे कुछ नहीं बचाना है। ये जमीन हमारी है, पहले ये हमारे काम आनी चाहिए। यही जमीन बेचकर मैं तुम्हारे काका का ऑपरेशन करवाऊंगी बेटा। सावित्री देवी रमेश के बेटे से कहकर अपने जमीन का कुछ भाग बिकवा देती है और जो रुपए आते हैं उससे अपने पति सूर्यकांत जी का ऑपरेशन करवाती हैं। सावित्री देवी के लिए ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन रमेश का बेटा लक्ष्मण पल पल में सावित्री देवी और सूर्यकांत जी का एक बेटा बनकर साथ दिया, जिससे उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो पाया। और सूर्यकांत जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ, जब से ऑपरेशन हुआ है तब से अच्छा महसूस करता हूँ। सूर्यकांत जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन ये बात गांव वालों के जरिए उनके बेटे को पता चलती है कि उनकी माँ ने उनके पिताजी को ऑपरेशन करवा दिया है और ऑपरेशन में पूरे 3 लाख रुपए लगे हैं। दिनेश, तुम्हें कुछ पता चला या नहीं? माँ ने पिताजी को ऑपरेशन करवा दिया है और ऑपरेशन में पूरे 3 लाख रुपए का खर्च आया है। हाँ भैया, यही बात तो पूछने आया हूँ मैं आपसे। इतने रुपए माँ पिताजी के पास थे तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? अरे इतने ही नहीं जी, और भी रुपए होंगे आपके माता पिता के पास। मैं तो कहती हूँ हम सब गाँव चलते हैं, हम कुछ दिन वहाँ रहकर माँ पिताजी की सेवा करेंगे। उसके बाद वो खुश होकर जितने भी रुपए बचे होंगे उनके पास वो आप दोनों बेटों को दे देंगी। क्यों, क्या कहते हो दिनेश? हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, चलते हैं हम सब लोग अपने परिवार के साथ। सावित्री देवी के दोनों बेटे अपने अपने परिवार को लेकर गांव पहुंच जाते हैं, इसी लालच में कि बचे कुछ रुपए उन्हें मिल जाएंगे। पिताजी कैसे हैं आप? सावित्री, जरा आरती की थाली लेकर आना, तुम्हारे बेटे बहू आए हैं। कैसी हो माँ? तुमसे क्या मतलब, मैं कैसे भी रहूं। और सुनो खबरदार, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे घर की दहलीज को पार करने की कोशिश की ना तो तुम्हारे पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगी। ये क्या माँ, कुछ भी बोले जा रही हो आप? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हाँ, दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो तुम जैसे नागों को मैंने दूध पिलाया। माँ, मैंने आपको 10 फोन किए, आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। अपना मुंह बंद कर बेशर्म और निकल जाओ तुम लोग हमारे घर से। क्या माँ जी, पहले अंदर तो आ जाने दीजिए, उसके बाद बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। अरे तुम जैसे मानसिक बीमारों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और एक और बात सुन लो, तुम लोग हर साल आते थे ना खेती बाड़ी के पैसे लेने, लेकिन अब खेती बाड़ी के रुपयों में से मैं तुम लोगों को फुटी कौड़ी नहीं दूंगी। और रुपयों के हिसाब किताब के लिए भी अब मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, सारा हिसाब किताब मैं खुद कर लूंगी। हाँ माँ जी, आप तो कर ही सकती हैं। जब 3 लाख रुपए आप चुपके चुपके जमा कर सकती हैं तो फिर रुपयों का हिसाब क्यों नहीं कर सकती? अरे तूने ही तो आग लगा के मेरा घर संसार तोड़ा है, लेकिन याद रख तेरे भी बेटे हैं। और रही बात रुपयों की, तो मैंने अपनी जमीन बेचकर अपने पति का इलाज करवाया है। थोड़ी देर में वकील साहब भी आते होंगे। लेकिन क्यों माँ? इसलिए बेटा, हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे घर काम करने वाले रमेश के बेटे लक्ष्मण के नाम कर दी है, जिसने बेटा बनकर हमारी सेवा की है। क्या माँ, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अपनी खुद की औलाद होते हुए आपने अपनी प्रॉपर्टी उस लक्ष्मण के नाम कर दी। हाँ बेटा, शर्म तो मुझे बहुत आई, लेकिन उस लक्ष्मण को बेटा कहने में नहीं, तुम लोगों को अपना बेटा कहने में। इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। इस तरह सावित्री देवी अपने बेटे और बहू को अपने घर और संपत्ति से बेदखल कर देती है और दोनों पति पत्नी अपने घर में सुख शांति से रहने लगते हैं और लक्ष्मण भी बेटा बनकर उन लोगों की खूब सेवा करता है। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।